जी, एप्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ डिफरेंट किस्म की इसकी हैं अप्रोचेज़ हैं और डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। अमेरिकन गाइडलाइंस ब्रिटिश गाइडलाइंस से थोड़ा सा फ़र्क है, और जो हमारी लोकल गाइडलाइंस हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। तो हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बात करता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूँगा कि एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें कोई ब्लड सेल्स नहीं बन रहे होते या बहुत क्रिटिकली वो कम बन रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या अप्रोचेस लेते हैं। अल्टीमेट क्योर तो बेसिकली इसका है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अबाउट 5 to 6 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ से लेके तकरीबन 20 मिलियन रुपीज़ तक इसका डिफरेंट सेटअप हैं, वो इसके पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये अभी उस तरह अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह 2-4 दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की गई, लेकिन सक्सेसफुल ना हो सका। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर ट्राई कर रही है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो एक बहुत रेयर डिज़ीज़ को की बजाय वो एक जो पेंडेमिक है या एंडेमिक डिजीज़ होती हैं उसके अंदर उसको वो ट्रीट करने में या उसके लिए फ़ंड्स एलोकेट करने में, और ये करना भी ऐसे ही चाहिए, गवर्नमेंट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। खैर उस बात को छोड़ें। अब ये है कि इसमें चूँकि 3 सेल लाइंस इन्वॉल्व होती हैं वाइट सेल्स में, यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, और उसके बाद मोनोसाइट्स भी टू सम एक्सटेंट इसके अंदर आते हैं, और रेड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम एक पिछले व्लॉग में बयान कर चुके हैं, तो उसके लिए आप उस तरफ रेफ़र कर लीजिएगा। और अब ये है कि हर सेल का अपना अपना एक रोल है। हीमोग्लोबिन ज़ाहिर है कि नहीं होगी, नहीं बनेगी, तो बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो वो कम हो जाएगी, क्रिटिकल एनीमिया के साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये हम अपने डिफरेंट व्लॉग्स में बता चुके हैं कि क्रिटिकल एनीमिया यानी क्रिटिकली लो हीमोग्लोबिन के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं इन सर्टन कंडीशंस। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो वाइट सेल्स यानी ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नॉट वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और ज़्यादा जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ही होती हैं, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और लेस कॉमनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो उसमें उनके लिए फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल एक पार्ट है और वन ऑफ द 5 वाइट ब्लड सेल टाइप्स। तो इनका बड़ा पिवटल रोल होता है इसमें इन्फेक्शन के साथ फाइट करने में। तो वो जब नहीं होंगे न्यूट्रोफिल्स, तो आपकी बॉडी प्रोन हो जाएगी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। और इन्फेक्शन के साइन सिम्टम फीवर और इंक्रीज परमेबिलिटी, और इन्फेक्शन जो होती हैं एप्लास्टिक एनीमिया में बहुत ज़्यादा लीथल साबित होती हैं, क्योंकि आपको कोई डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं होता, तो उसमें उसे लड़ने के लिए वो होती हैं। तो उसका जो इलाज एज सच इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स कितना अर्सा देंगे, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया अगर तो ये रिकवर होना है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, तो ये तो 2 साल लगेंगे या 3 साल भी लग सकते हैं। तो उतना अर्सा 3 साल एंटीबायोटिक्स तो नहीं दे सकते आप पेशेंट को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक तो इन्फेक्शन से बचा के रखें, मास्क यूज़ करें और आइसोलेट करें पेशेंट को इन्वायरमेंट से। लेकिन 2 साल तक कोई बच्चा है या कोई जवान है तो कैसे आइसोलेट कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो फिलग्रेस्टिम है, 300 माइक्रोग्राम्स पर डे, पर डे नहीं सॉरी 3 to 4 times a week, 300 micrograms 3 to 4 times a week। हम 3 times या 2 times इसको यूज़ करते हैं वीकली। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है अबाउट 1/2 to 1 ml। तो वो सबक्यूटेनियस जिस तरह इंसुलिन लगती है उस तरह लगता है। इसमें हमने देखा है कि जो पेशेंट कंटिन्यूसली ये लेते रहते हैं वो इन्फेक्शन फ्री रहते हैं।
उनमें वाइट सेल्स कोई ना कोई थोड़े बहुत बनते रहते हैं और वो उससे बचे रहते हैं। फिर जो तीसरा कंपोनेंट है वो है बेसिकली प्लेटलेट्स का। इसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे आखिर में यूजुअली जाते हैं, डिक्रीज़ होना शुरू होते हैं। तो उसके बाद ये है कि इससे लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर ये इन्फेक्शन के साथ है तो और भी ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस हैं। तो उसमें हमने देखा है कि यूजुअली पेशेंट का प्लेटलेट काउंट अगर 5 से 10,000, 5,000 से ऊपर या 10,000 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 5,000 से ऊपर भी रहे तो वो पेशेंट जो है 5,000 से ऊपर या 5 × 10⁹ पर हों तो वो पेशेंट यूजुअली ब्लीड नहीं करते। लेकिन अगर आप उनको L-Thrombopeg 25 मिलीग्राम्स अ डे देते रहें, बच्चों में 12.5 यानी कि हाफ उसकी टेबलेट, और बड़ों में 25, और बाद नॉन रिस्पोंडेंट होते हैं उनमें 50 मिलीग्राम्स पर डे भी देनी पड़ती है, वो देते रहें तो पेशेंट्स जो हैं उनके प्लेटलेट्स क्रिटिकली लो नहीं होते। इसमें जो चीज़ हमें प्रॉब्लम में आती है वो होती है पेशेंट जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, और बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है ये, तुम 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ इसकी कॉस्ट बनती है। पेशेंट जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसकी हिम्मत एग्जॉस्ट हो जाती है, और साइकोलॉजिकली एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वो रेड सेल बनाने के लिए हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, वो भी यूजुअली 2 to 3 टाइम्स अ वीक, 4,000 to 10,000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली। तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो उसमें यूजुअली जिन पेशेंट्स को एरिथ्रोपोइटिन देते रहते हैं वो क्रिटिकली लो नहीं जाते, उनकी 8-9 पे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहती है। ये भी लोग हो सकता है मेरे कुछ पेशेंट्स भी सुन रहे हों जिनके ये प्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट में हो, मेरे अपने जो पेशेंट्स हैं, और कुछ जो अल्लाह के प्यारे हो गए वो भी सुन रहे होंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर ये देते रहेंगे तो क्रिटिकली वो लेवल्स, तीनों चीज़ें देते रहेंगे, क्रिटिकल लेवल्स पे पेशेंट नहीं पहुँचेगा। पेशेंट फिर छलांग मारता है, कहता है कि मैं तो मेरी बस हो गई है। पेशेंट के या जो अटेंडेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी ठीक है, जितने भी पैसे लगते हैं, अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पे हमने जाना है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में यूजुअली आज तक जितने भी पेशेंट मेरे गए हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, उनमें से कोई सर्वाइव नहीं किया। वो इवन के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का उनका शुरू ही नहीं हो सका। वजह उसकी ये थी कि एक अप्रोच है कि हम जो ये थेरेपी देते हैं, जो मेडिकल थेरेपी मैंने बताई, ये थेरेपी होती है बेसिकली सेल्स को बनाने के लिए, स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, और सेल्स बने ताकि पेशेंट रिकवरी फेज में रहे। जिन लोगों ने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना है या इन्फ्यूज़ करना है, वो कहते हैं कि हमने तो पहले बोन मैरो को कंडीशन करना है, बोन मैरो को का जितना भी बना हुआ है वो उसको उड़ाना है, तो उसके बाद हम स्टेम सेल ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। तो हम फिर ये ग्रोथ फैक्टर्स क्यों दें, ये जो दवाइयाँ जिनका मैंने जिक्र किया वो क्यों दें? बात उनकी ठीक है बिल्कुल, ज़ाहिर है कि हमने तो उसको उड़ा देना है, तो फिर उनको बनाने की क्या ज़रूरत है, और इतने ज़्यादा पैसे। लेकिन वो उस चक्कर में पेशेंट इग्नोर हो जाता है, वो छोड़ देता है, और वो पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, उसका हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट इन्फेक्शन एक्वायर कर लेता है। इन्फेक्शन जो होती है, जैसे मैंने बताया कि वो लीथल होती है एप्लास्टिक एनीमिया में। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और एप्लास्टिक एनीमिया की मैनेजमेंट के हवाले से। इसके अलावा ये है कि इसमें हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ हीमाटीनिक्स, आयरन हम नहीं देते क्योंकि पेशेंट रिपीटेडली ट्रांसफ्यूजन पे रहते हैं या रहे होते हैं, वो उल्टा आयरन ओवरलोड में होते हैं, और बाज़ का आयरन चिलेटर्स भी देने पड़ते हैं, जैसा कि हमने थैलेसीमिया के एक व्लॉग में बताया है। उनकी जो मेथड्स और डोजेस वगैरह वो वहाँ से देखे जा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि साथ में B12 एंड फोलिक एसिड ये आपको ज़रूर देने पड़ते हैं, ताकि जो भी सेल्स बन रहे हैं, जो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट मिलती रहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो ये चंद बातें थी इस वाले से। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे हमारे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वो उसका हम इंशाल्लाह जवाब देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच
for following and viewing.